गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के प्रेप पॉइंटर्स में। एंड टुडे इज 11th ऑफ जुलाई और आज हम लोग 7 टॉपिक्स करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ टॉपिक हम लोग एनवायरमेंट वाले सेक्शन से कवर करेंगे, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व। आप इसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पढ़ सकते हो, वैसे तो आप इसको एनवायरमेंट वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हैं। इंडियन स्टार टोरटोएसी एक स्पीसीज है जो न्यूज में रहा है, तो हमेशा स्पीसीज ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा साइंस वाले सेक्शन से भी हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं। मर्चनरी स्पाईवेयर क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है इसके बारे में बात करेंगे। ये आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, साइंस वाले सेक्शन से वहां से पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक टॉपिक बेसिकली हम लोग करने वाले हैं जस्ट अपने लॉ वाले सेक्शन से, पॉलिटी वाले सेक्शन से कहें, या फिर सोशल जस्टिस वाले सेक्शन से भी कह सकते हो, जो कि सेक्शन 125 के बारे में बात करेंगे। और नावू मनुजारू प्रोग्राम जो कि कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इसके बारे में बात करेंगे। और डेंगू फीवर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, और पहला है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व। न्यूज में क्यों था ये टॉपिक? हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि यूपीएससी न्यूज आपसे नहीं पूछता है, यूपीएससी आपसे इशू पूछता है, उस न्यूज के रिगार्डिंग उसके आसपास की चीजें पूछता है। न्यूज में फिर भी बता देता हूं क्यों था। क्योंकि देखिए हुआ ये कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वहां से एक रिवर उसके पास में निकल रही है, और वहां पे है हमारे पास डैम जिसे बोलते हैं मुल्लार पेरियार डैम। इस मुल्लार पेरियार डैम के अंदर वाटर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि रेनफॉल हो रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है। और वहां पे एक एलिफेंट थी, वाइल्ड एलिफेंट, जो बेचारी काफी समय से वहां पे स्टक हो गई थी। तो उसको बचाने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए बाद में इस वाटर को कम किया गया, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन। थोड़ी इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये है पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करूं तो आपको नजर आ रहा है, तो ये है मुल्लार पेरियार डैम। देखिए दो रिवर से मिलकर बना है, मुल्लार एंड पेरियार, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पेरियार टाइगर रिजर्व है, और इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है सुरीलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि इसी डैम के थ्रू बनाया जाता है। क्योंकि डैम मल्टीपर्पज डैम होते हैं, है ना, इरिगेशन की भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, तो एक डैम से हम लोग कई सारे फंक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता देता हूं मैं। ये जो मुल्लार पेरियार डैम है ना, ये काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल है। इंडिया के जितने भी कंट्रोवर्शियल डैम है उनमें सबसे टॉप पे आता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो डैम है ना, वो बना हुआ केरला में है, लेकिन इसको ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। क्योंकि बहुत साल पहले जब ये ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करते थे, और जब ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो इनके बीच में ना एक अग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। जब ये डैम बनाया गया था तो ये केरला में बना था, लेकिन ये जो ऑपरेट किया जाना था वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाना था, और आज भी वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1934 के अंदर इसको नेल्लीकंपट्टी गेम रिजर्व के तौर पे इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये ब्रिटिश के जमाने से जो है इसकी इंपॉर्टेंस रही है। उसके अलावा 1950 में थोड़ा इसको अपग्रेड किया गया, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे इसको हम लोगों ने अपग्रेड किया। फिर 1978 में हम लोगों ने टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया। यू नो वेरी वेल, 73 के अंदर इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, तो बहुत सारी ऐसी जगह को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन होती थी, और जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करने की जरूरत होती थी, तो इसको यहाँ पे किया गया। 1982 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। और जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया तो वहां पे भी 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर भी इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। और ये बहुत बड़ा है। देखिए जो हमारे टाइगर रिजर्व होते हैं ना, इसके अंदर दो जोन होते हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर एक आपका बीच वाला कोर जोन होता है, और एक हमारा जो आउटसाइड वाला होता है बफर जोन होता है। लेकिन जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरियाज होते हैं, एक होता है कोर रिजर्व, बफर जोन, और बाहर बाहर होता है ट्रांजिशन जोन। लेकिन टाइगर रिजर्व में 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे जो अपना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है वो 925 स्क्वायर किलोमीटर का है, और जो इसका बफर जोन है वो 819 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है, किलोमीटर याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि इसका जो कोर एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, बफर जोन थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली। कहां पे पड़ता है? ये आपका पड़ेगा केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का नेबर में ही पड़ता है बेसिकली। और ये कौन सी हिल्स पे है? कार्डेमम हिल्स। और कार्डेमम हिल्स स्पाइसेस के लिए जानी जाती है, तो इसलिए जो पूरी जगह है इसको स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देख कार्डेमम अपने आप में स्पाइस होता है ना, तो उस स्पाइस के नाम पे इस हिल का नाम पड़ा है। काफी ज्यादा स्पाइस यहाँ पे ग्रो होते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे पंडलम हिल्स हैं
जो कि सदर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये छोटी छोटी डिटेल होती है, लेकिन प्रीलिम्स में आपसे हमेशा इस तरह के सवाल पूछता है। तो बेसिकली यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी रिवर्स रहती हैं, जैसे पेरियार रिवर है, मुल्लार पेरियार है, एंड द पंबन रिवर है, जो पंबा। तो इस रिवर थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और डिफरेंट तरह का वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टीक, रोजवुड, सैंडलवुड, यूकलिप्टस आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा बहुत सारी मैमल्स की स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं, एंडेमिक भी रहती हैं कुछ, जो है जो नेटिव होती हैं। टाइगर आपको, एशियन एलिफेंट, गौर, सांबर डियर, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया और एकदम से डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है ये, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे आपका फॉरेस्ट डेंस होते रहते हैं, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी भी आपकी जो है वो बढ़ती रहती है, और यहाँ का अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। चलिए डेंगू फीवर के बारे में बात कर लेते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेंगू का आउटब्रेक हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और कर्नाटका में कई जगह पे डेंगू के काफी केसेस आ रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा डेंगू के केस आए हैं, और एक अनफॉर्चुनेटली वहां पे डेथ भी हो गई है उस वजह से। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी, इन्होंने हाई लेवल एक मीटिंग किया सभी के साथ मिलके, और इन्होंने कहा है भैया जो डेंगू के आउटब्रेक है इसको रोकना है, और ये हमारी प्रायोरिटी पे है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो थोड़ा सा डेंगू फीवर के बारे में, हालांकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप सबको पहले से होगी ही, लेकिन डेंगू का एक नाम और भी है। इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि हड्डियों में दर्द होता है भैया, इससे आपके जोड़ों में बहुत भयंकर दर्द होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाया जाता है। ध्यान रखना है वहां पे ये टेम्परेट जोन में नहीं है, या कोल्ड एरियाज में आपको देखने को नहीं मिलता है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है। इसका जो वायरस होता है उसे हम लोग डेनवी कहते हैं। डेनवी मतलब डेंगू वायरस। अलग अलग वेरिएंट होते हैं, डेनवी 1, 2, 3 एंड 4। ट्रांसमिशन कैसे होता है, यू नो वेरी वेल। जो फीमेल एंडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है, यानी कि फीमेल एंडीज इजिप्टी मॉस्किटो को काटने से फैलता है। ये मेल इसमें कुछ नहीं करता है, फीमेल का यहां पे रोल होता है। ये इसके अंदर वायरस कैसे जाता है, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है उसके अंदर ये डेनवी वायरस होता है, जब उसको कोई मच्छर काटता है तो वो मच्छर भी इन्फेक्ट हो जाता है। एक चीज आपको बताता चलूं, ये मच्छर जब तक जिंदा रहेगा तब तक जितने पर्सन को ये काटेगा वो उसको डेंगू करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 50-60 साल तक रहेगा, ठीक है। जितनी उसकी लाइफ होती है 1 वीक 2 वीक, तब तक वो वायरस को फैला सकता है जिसको भी वो काटेगा। सिम्टम्स इसके फ्लू जैसे ही रहते हैं, हाई फीवर आपको होगा, ठीक है। आंखों के पीछे दर्द होता है, मसल दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, ऑफ कोर्स वोमिटिंग, स्किन रैश, फटीग, वो सब आता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सीवियर नहीं होता है, दवाइयां वगैरह लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन कभी अगर बहुत सीवियर हो जाए तो ये डेथ भी इससे हो सकती है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कोई स्पेशली डेंगू के लिए दवाई नहीं होती है। बेसिकली जो जो सिम्टम्स होते हैं, हम लोग सिम्टम्स को अटैक करते हैं। जैसे पैरासीटामोल, फीवर हुआ तो आपको पेन हुआ, पैरासीटामोल दे दिया। आपको डिहाइड्रेशन फील होती है तो आपको फ्लूइड दे दिए, ORS वगैरह डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका हो सकता है। बेसिकली डेंगू वाले केस में प्रिवेंशन ही क्योर माना जाता है। आपके आसपास अगर पानी खड़ा हुआ है, आजकल बारिश का सीजन है ना, आपके कूलर में आसपास, घर के आसपास, सड़कों पे पानी जो खड़ा रहता है, वहाँ पे मस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। और मस्किटो रेपेलेंट्स अगर आप बाहर जाते हैं तो ओडोमोस वगैरह लगा के आप प्लीज़ जाइए। जो कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहना अवॉइड करें, फुल जो है शर्ट्स पहने, पैंट पहने, वो सब आप कर सकते हो। थोड़ा सा नेट वगैरह लगा सकते हो, तो वो ज़रूरी है। और इंडिया तो क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री भी है, सब ट्रॉपिकल कंट्री भी है, तो यहाँ पे तो डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस इंडिया में डेंगू के हर साल आते हैं। और बेंगलुरु का भी आपको मैंने बताया, बेंगलुरु में पिछले दिनों 2000 से ज़्यादा केस आए थे, जिसमें से 1 पर्सन की डेथ भी हुई है। क्योंकि इंडिया हमेशा से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री रहा है ऑफ कोर्स, और ये डेंगू इंडिया में बहुत सालों से है। तो ऐसा माना जाता है कि 50% से ज़्यादा जो इंडियन पॉपुलेशन है बेसिकली, वो कभी ना कभी प्रेजेंट में या पास्ट में इन्फेक्ट हो चुकी है। और यूजली ऐसा होता है कि जब वायरस से आपकी बॉडी एक बार इन्फेक्टेड हो जाती है तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल इम्यूनिटी सी पैदा हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 50% के आसपास जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी ने इसके लिए बेसिकली नेचुरली डेवलप एक तरह से कर लिया है। आगे बढ़े, साइंस वाले सेक्शन से टॉपिक आता है जो कि है मर्सनरी स्पाईवेयर के बारे में। अब देखिए इसका नाम में ही लिखा हुआ है स्पाई,
ठीक है, यानी कि ये आपकी इंफॉर्मेशन की चोरी करेगा, धीरे वो आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा और ये देखता रहेगा आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, और जब उसको मौका मिलेगा मिसयूज करने का तो उसको मिसयूज करेगा। तो ये होता है स्पाईवेयर। तो ये भी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम लोग मालवेयर की बात करते हैं तो उसकी इंटेंशन के बेसिस पे उसको मालवेयर कहा जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करेगा, आपके मैसेज पढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चोरी कर सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल को चोरी कर सकता है। स्पाईवेयर भी कुछ कुछ वैसे ही करता है। तो अभी आईफोन ने वार्निंग दिया है 92 कंट्रीज के अंदर कि आपके फोन्स में मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए आपको और मेरे जैसे लोगों को इसके लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई स्पाईवेयर अटैक करके करेगा भी तो क्या करेगा। ये जनरली जो हाई पॉलिटिकल टारगेट्स या हाई पावरफुल जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये वाला सारा जो कमर्शियल लेवल पे जो है वो सब किया जाता है। तो ये बहुत मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि प्राइवेट कंपनीज जो इसको डेवलप करती हैं वो बेचती हैं गवर्नमेंट्स को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कि यार ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके सिस्टम के अंदर झांकने के लिए उनको पता भी ना चले, तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी इसका बेसिकली यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली स्पाई करने का मतलब क्या होता है, जासूसी करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप भाई किसी को सर्विलियंस कर रहे हो, उसके सिस्टम में जाके उसको बिना पता लगाए आप उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख रहे हो। तो बेसिकली आपको टारगेटेड सर्विलियंस के लिए देखा जाता है। तो जो हाई स्टेक पॉलिटिकल जो टारगेट्स होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली इसके लिए यूजली किया जाता है। मेथड क्या क्या होते हैं, आपके सिस्टम में आता कैसे है, उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक होता है फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक के अंदर मतलब आपको एक ऐसा ईमेल आएगा, आपको लगेगा कि ये बहुत जेन्युइन ईमेल है, हो सकता है आपके बैंक से आया हो, आपकी कंपनी से आया हो, आपको लगेगा बहुत सही है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक होता है जीरो डे एक्सप्लॉइट होता है, जो कि आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमियां होती हैं, ठीक है, उनका यूज करके आपके सिस्टम के अंदर एंट्री करता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। बेसिकली आप जैसे भी हमें बीमारी होती है कई बार तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, पर हमारी बॉडी में वायरस होता है। तो इस तरह से इसको जीरो डे एक्सप्लॉइट बोलते हैं। फिर होता है कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट। आपने मान लो कोई ऐसी वेबसाइट विजिट किया जो पहले से इन्फेक्टेड है, तो वहां से आपके सिस्टम के अंदर ये वायरस डेफिनेटली आ सकता है, राइट। इस तरह की चीज़ों के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं? ऑब्वियसली एग्जाम्पल हमेशा ही आते रहते हैं कभी ना कभी। पैगासस एक बहुत हाई स्टेक न्यूज़ में रहा वायरस, जो कि पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए था। इजरायली एक कंपनी है NSO, उसने इसको बनाया था और फिर दुनिया भर में गवर्नमेंट्स को और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो बेचा गया, और आज भी हमारे कोर्ट में केसेस इसके लिए चल ही रहे हैं, राइट। और ये जो पैगासस था वो जीरो क्लिक था बेसिकली। आपके पास कोई ईमेल नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में वो एंट्री कर सकता है। जैसे मान लो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आया, आप उसको ओपन नहीं भी करोगे ना, तब भी वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। इसे जीरो क्लिक कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट अपने पास आता है जी बोरवेल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। पहले तो ये कहाँ होगा, ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमारे पास जो कोयना डैम है, कोयना डैम है, अभी इसको जो है शिवाजी सागर लेक भी कहा जाता है, जो कि 1962 में बनकर तैयार हुआ। और कोयना डैम बहुत बड़ा है। तो जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं ना, अर्थक्वेक कई रीजंस की वजह से आ सकता है। नेचुरल रीजंस तो ऑफकोर्स होते ही अर्थक्वेक के, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो प्लेट्स होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, वो आपस में इंटरेक्शंस करती रहती हैं, एनर्जी रिलीज होती है। कभी कभी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, कोई मीटेओराइट इंपैक्ट हुआ उसकी वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ अर्थक्वेक्स इन बड़े बड़े डैम्स की वजह से भी हो सकते हैं। और कोयना के अंदर 1967 से लेके अभी तक बीच बीच में छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कोयना डैम, जो कि बहुत बड़ा है। तो ये एक मैन मेड कोज है बेसिकली कोयना डैम की वजह से। तो अर्थक्वेक आज भी जो भी साइंटिफिक मिस्ट्री हैं, इनमें अर्थक्वेक बहुत टॉप पे है, क्योंकि हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन आज भी हमें यह नहीं पता कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है और अर्थक्वेक्स कैसे जनरेट होते हैं। तो अर्थक्वेक कैसे जनरेट होते हैं उसके लिए अर्थ की इंटीरियर लेयर्स को पढ़ना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है, और इसके लिए की जाती है डीप ड्रिलिंग्स। तो अभी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में जो काम करता है बोरवेल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी,
तो एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कोयना वरना जो रीजन है यहाँ पे एक 6 किलोमीटर डीप, 6 किलोमीटर डीप एक बोरवेल करने वाले हैं। ये बोरवेल प्रोजेक्ट बहुत सारी दुनिया ने किया है, अमेरिका ने किया है, जर्मनी ने, रशिया ने, नीदरलैंड ने, और अभी चाइना भी कर रहा है। चाइना का तो टारगेट है कि हम लोग 12, 13, 14 किलोमीटर तक जो है ड्रिलिंग करेंगे। इससे होता क्या है, जो अर्थ का इंटीरियर होता है बेसिकली हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अर्थ के क्रस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ये पता चल जाएगा वहाँ पे किस टाइप की रॉक्स रहती हैं, है ना। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पता चल सकता है, पिछले जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं उनके बारे में पता चल सकता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इस बोरवेल से मिल सकती है, क्योंकि जब अंदर से आप छोटी छोटी रॉक्स लेके आओगे, उनको ऑब्जर्व करोगे लेबोरेटरी में, तो आपको पता चलता रहता है कि उस समय क्या चीज़ें हुई थी। और जो फोल्ट लाइन्स होती हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, बेसिकली जहाँ पे दो अर्थ की प्लेट्स होती हैं वो आपस में जब इंटरेक्शंस करती हैं तो यहाँ पे फोल्ट लाइन्स डिवेलप हो जाती हैं, बड़े बड़े क्रैक्स, फोल्ट्स वो डिवेलप हो जाते हैं जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। तो इसके थ्रू हम लोग बेसिकली ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं फ्यूचर में, ताकि एडवांस में हम लोग इसके लिए स्टेप्स ले सकें। तो उसके लिए बेसिकली ये जो है किया जाने वाला है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको इसके लिए बहुत एडवांस चाहिए। क्योंकि अर्थ के नीचे जब जाते हो ना आप, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इतने हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे सर्वाइव कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो स्टक हो सकते हैं अर्थ के अंदर, क्योंकि रॉक्स अलग अलग तरह की होती हैं। बहुत सारे, और ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव जॉब है, पैसा इसमें बहुत लगता है, बहुत सारा रिसोर्सेज आपको चाहिए। तो उसकी वजह से जो है ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हैं डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है हम लोग इसको करें और कर भी लेंगे डेफिनेटली। अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो बेसिकली वो देखिए इंटीरियर ऑफ अर्थ की तो स्टडी हम लोग करने ही वाले हैं। उसके अलावा जो डेक्कन लावा ट्रैप है, जहाँ पे हम लोग ब्लैक सोयल की बात करते हैं, डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर यूज्ड टू बी वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, जब इंडियन प्लेट जब वो आ रही थी गोंडवाना से, तो वहाँ पे एक रियूनियन हॉटस्पॉट हुआ करता था नियर मेडागास्कर। वहाँ से बहुत सारा वोल्केनिक लावा वो बाहर आया और वो स्प्रेड हो गया बहुत बड़े एरियाज में, जहाँ पे आज ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, उसे हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो उसके पास्ट में क्या हुआ होगा, उसकी इंटीरियर लेयर्स के अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो सब बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और ये जो ड्रिलिंग है वो 2 फेज में की जाएगी। 3 किलोमीटर हम लोग पहले फेज में करेंगे और 3 किलोमीटर हम लोग जो है दूसरे फेज में करेंगे। और इसका पहला फेज हो सकता है एंड ऑफ 2024 तक इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। जो मुस्लिम वीमेन होती हैं, जब उनको ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो वो डिवोर्स हो जाती हैं ऑब्वियसली। तो जो पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि वो 3 महीने तक ही अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती हैं। 3 महीने के बाद ये रूल नहीं है। और ये रूल जो है वो बनाया गया था 1986 में, जब कानून पास हुआ था उस समय इसको बनाया गया था, जिसे हम लोग राजीव गांधी गवर्नमेंट इसको लेके आई थी, शाहबानो केस उसको बोलते हैं। तो वो रिएक्शन में वो लेके आए गए थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई वो बात हो गई है पुरानी। पर्सनल लॉ अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सेकुलर लॉ है, तो कोर्ट का ये कहना है अगर सेकुलर लॉ और पर्सनल लॉज के बीच में अगर चूज करना पड़े किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो सेकुलर लॉ जो है वो प्रिवेल करेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। और हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, ये एक सेकुलर लॉ है जो ये कहता है कि भाई एक आदमी को अपनी वाइफ को और अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट अपने माइनर बच्चे को, जब वो 18 साल से कम होता है, अगर वो अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो आपको उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो जिन मुस्लिम मैन ने अपनी वीमेन को, अपनी वाइफ्स को ट्रिपल तलाक दिया है, तो भैया आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। हाँ, जो आपका मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड द राइट्स ऑफ द डिवोर्स एक्ट है 1986, जो जिसे हम लोग शाहबानो केस के उसमें भी बोलते हैं, यहाँ पे ये कहा गया था कि जो इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस दे सकते हैं। इद्दत पीरियड मतलब 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो या मोटे मोटे तौर पे कह लीजिए 3 महीने, 3 मंथ्स
तक ही मेंटेनेंस दे सकते हैं। लेकिन आज सेक्शन 125 कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती है, चाहे 3 महीने हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 30 साल हो, आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और जब तक उसका अगर बेबी है वो 18 साल का हो जाता है। ये कोर्ट ने बेसिकली कहा है। कोर्ट ने इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखो भाई, जो हमारा सेक्शन 14 है, जो हमारा फंडामेंटल राइट 14 है, फंडामेंटल राइट 21 है, फंडामेंटल राइट 15 है, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे बिटवीन वीमेन ऑफ अदर फेथ एंड द वीमेन ऑफ मुस्लिम फेथ, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन सीधा सीधा होता है। ठीक है, तो पर्सनल लॉ अपनी जगह ठीक है, लेकिन यस, ये एक सेकुलर लॉ है 125 और पेमेंट देना पड़ेगा। बेसिकली वैसे तो केस ये तेलंगाना का है। वहाँ पे एक आदमी ने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दिया था और उसको सिर्फ 3 महीने का ही मेंटेनेंस दिया। उसके बाद उसने मना कर दिया, तो वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस देने के लिए कहा। फिर वो पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसने कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट को कहा सर देखिए, मुस्लिम वीमेन एक्ट जो है 1986, इसके अंडर में 3 महीने के बाद आई एम नॉट लायबल। कोर्ट ने कहा कि नो बेटा, यू आर लायबल। सेक्शन 125 कह रहा है ना आपका सीआरपीसी का, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे केस आया है। चलिए, इंडियन स्टार टोरटोइस। इंडियन स्टार टोरटोइस एक बड़ा ही यूनिक सा एक टोरटोइस होता है। आप देखिए जरा, इसके जो अपर बॉडी है, इसके ऊपर स्टार जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, और ये बड़ा खास है। तो एक एक्जोटिक स्पीसी है बेसिकली, और विदेशों में भी, इंडिया में भी लोगों को एक्जोटिक स्पीसीज को एज अ पेट के तौर पे रखने का बड़ा शौक होता है। तो इंडिया से इसकी काफ़ी इलीगल स्मगलिंग की जाती है। तो ये जो स्टार टोरटोइस है वो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। और अभी मलेशिया में के एक स्टेट है वहाँ पे, अम्पांग, वहाँ पे एक आदमी के घर पे रेड किया गया और बहुत सारे स्टार टोरटोइस उसको मिले, जो वो इंडिया से लेके गया था या नेपाल से लेके गया था, उसको पकड़ा गया है। तो उस केस में थोड़ा सा ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। आईयूसीएन जो है वल्नरेबल लिस्ट में रहता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर ये रहता है। तो पोचिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है। स्टार लाइक पैटर्न होता है, मैंने आपको बता ही दिया। 25 से लेके 80 ईयर्स का इसका एज होता है। मोटे मोटे तौर पे हर्बीवोर्स होता है। ये छोटे जो फ्रूट्स खाता है, घास खाता है, वो पत्ते पत्ते खाता रहता है। लेकिन कभी कभी केस में जो है कुछ जो है वो दूसरे एनिमल स्पीसीज को भी कंज्यूम कर सकता है, जैसे कैरियन वगैरह को कर सकता है। और ये डायमॉर्फिज्म को जो है शो करता है। डायमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके अलावा अगर मेल और फीमेल में कोई दूसरे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे उनकी हाइट, उनकी लाइफ स्पैन, वो सब होता है, तो उसे हम लोग डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहां पे भी बेसिकली डायफॉर्मिज्म देखने को मिलता है। एग्जाम में आपसे सिंपली पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमॉर्फिज्म। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्टार टोइस है, ये भी रखता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसके मेल थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। कर्नाटका से एक प्रोग्राम की बात करते हैं, नावू मन्नुजारू। तो बेसिकली इसके बारे में कोई ज़्यादा ऐसी तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपका सिंपली ये पूछ सकता है भैया ये कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है क्या बेसिकली ये स्कूल में जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बीच में एक सोशल हार्मनी को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को बेसिकली चलाया गया है। तो इसमें होगा क्या, हफ्ते में 2 घंटे की क्लासेस आपकी अलग से होंगी, जिसमें बच्चे आपस में बैठ कर डिबेट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, धर्म के बारे में बात करेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। उस तरह के डिबेट्स और डिस्कशंस बच्चे आपस में करेंगे। तो इससे होगा क्या, उनके बीच में एक सोशल हार्मनी बनेगी, टॉलरेंस की भावना आएगी, साइंटिफिक टेम्पर की भावना आएगी, रैशनैलिटी की भावना आएगी। तो इससे सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। कहाँ कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं या अनएडेड प्राइमरी और हाई स्कूल्स हैं, ये आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ से आपसे डेफिनेटली सवाल वो पूछेगा। तो बेसिकली होना क्या है, 40 मिनट्स की 3 पीरियड्स हर हफ्ते वो करेंगे, और जो टीचर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या बातें करनी हैं। तो जो आसपास के जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो अलग अलग इशू जो है इश्यूज़ पे बात करेंगे, ताकि समाज से जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास हम लोग करते हैं, वो दूर हो सके।
हारमनी आ सके, ब्रदरहुड आ सके, नेशनल एक आइडेंटिटी की फीलिंग आ सके, वो सब के लिए ये जो है किया गया। अभी ये थोड़ा सा पर्टिकुलर इसके बारे में कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी इम्प्लीमेंट होगा प्रॉपरली, इसके लिए कोई बजट भी फिक्स अभी तक नहीं किया गया है। लेट्स सी फ्यूचर में इसके लिए क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये टॉपिक कुछ आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस इनमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मेमोरी बेस्ड होते हैं। और 6 to 7 टॉपिक हम लोग डेली कवर करते हैं, तो हफ्ते में बेसिकली महीने में 180 से लेके 200 टॉपिक्स आपके यहाँ पे आराम से कवर हो जाते हैं। और आप सोच के देखिए साल भर में आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इतना भी अगर आप टॉपिक्स कवर कर लेते हो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो देयर आर हाई चांसेस कि प्रीलिम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अदरवाइज आप कितना भी मैगजीन्स पढ़ लिए, अगर क्वेश्चंस नहीं आना है तो फिर वो यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा अपने पर फेथ रखेंगे और ये चीज़ हम लोग करेंगे। उसके अलावा हफ्ते में सैटरडे के दिन हमारी एक अलग से करंट अफेयर की क्लास रहती है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स की जो है मैं डिस्कशन करता हूँ। मेंस वाले टॉपिक की इन डेप्थ डिस्कशन होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में 3 से 4 टॉपिक हम लोग लेते हैं, और बाकी जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम लोग वीक में लेते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको उस पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो आपके लिए वैसे ज़रूरी है। 2 से 2.5 साल का करंट अफेयर आना ही चाहिए, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। और इन चीज़ों में समय लगता है, ठीक है, 2 3 4 5 क्लास करने में से नहीं आता है समझ में। धीरे 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 यूपीएससी की जर्नी ऐसी ही होती है, ये कोई T20 का मैच नहीं है, समय लगता है, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ता है। लेकिन एक बार जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, फिर वो चीज़ें आने ही लगती हैं, ठीक है, फिर टेंशन नहीं है, फिर कनेक्शन आप बनाने लगते हो, मैच्योरिटी लेवल आ जाता है आपके आंसर में भी, आपके थॉट प्रोसेस में भी, फिर वो चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।